जय हिंद। श्री श्याम ग्रुप ऑफ कॉलेज में ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम BA B.Ed BSc B.Ed पार्ट 3 इंटीग्रेटेड में आज हम भारत में स्त्री शिक्षा की समस्या पर चर्चा करेंगे। अच्छा बच्चों, आज हम भारत में स्त्री शिक्षा की समस्याओं के बारे में क्या क्या प्रमुख समस्याएं हैं, क्या ऐसे कैसे सुधारा जा सकता है, इस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। इसमें भारत में स्त्री शिक्षा की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ वुमेन एजुकेशन इन इंडिया, भारत में स्त्री शिक्षा की समस्या। तो नारी की शिक्षा की प्रगति हेतु यद्यपि पर्यावरण बहुत सारे प्रयास किए जा चुके हैं, परंतु फिर भी इस क्षेत्र में अभी तक अनेक समस्याएं भी आई हैं। और इन समस्याओं का संक्षिप्त में अगर बात करें तो कुछ पॉइंट हमारे पास है कि दोषपूर्ण प्रशासन। नंबर 1, दोषपूर्ण प्रशासन। दोषपूर्ण प्रशासन नारी शिक्षा की प्रमुख समस्या है दोषपूर्ण प्रशासन। यानी दोषपूर्ण प्रशासन प्रशासनिक दृष्टि से स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अनेक समस्याएं हैं। भारत के अनेक प्रांतों में स्त्री शिक्षा के प्रशासन में महिला उच्च अधिकारियों का अभाव है। यहाँ पर उन अधिकारियों की जगह पुरुष अधिकारियों को रखा जा रहा है और स्त्री शिक्षा का संचालन पुरुष अधिकारी ही कर रहे हैं। पुरुष अधिकारियों की बालिकाओं की शिक्षा से रुचि नहीं होती तथा न ही छात्राओं की आवश्यकताओं को वो भलीभांति समझते हैं और इसीलिए नारी शिक्षा की व्यवस्था उचित रूप से नहीं कर सकते तथा न ही उसका सफलतापूर्वक प्रयास कर रहे हैं। इस समस्या का समाधान प्रशासन में सुधार करके, प्रशासन में अगर सुधार करेंगे तो हो सकता है। इस हेतु इस समस्या में अगर हमें निजात पानी है तो समस्त राज्यों में शीघ्र सुयोग्य कुशल महिलाओं को चुनाव किया जाए जो उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति की जा सके उनकी, और प्रत्येक राज्य में शिक्षा संचालन के लिए शिक्षा संचालिका के अधीन मंडलीय निरीक्षिकाओं तथा विद्यालय में निरीक्षिकाओं की नियुक्ति की जानी चाहिए। इन विद्यालयों में निरीक्षिकाओं के प्रमुख कार्य क्या है कि कन्या विद्यालयों का निरीक्षण करना तथा उनकी रिपोर्ट बनाना, उसके आधार पर शिक्षा नीति का निर्धारण करना, और इससे स्त्री शिक्षा में पर्याप्त सुधार होगा तथा स्त्रियों की समस्याओं को भलीभांति समझ पाती हैं और उनकी समस्याओं का निराकरण कर पाती हैं तथा अपने अनुभवों के आधार पर उत्तम एवं प्रगतिशील उपाय को बताकर उनका मार्गदर्शन कर सकती हैं। इसलिए हर क्षेत्र में भी महिलाओं की शिक्षा के लिए महिला उच्चाधिकारियों की नियुक्ति हो, वो एक महिला ही महिलाओं की समस्याओं को समझ सकती है और इस प्रकार से हमें इस दोषपूर्ण प्रशासन प्रणाली को चेंज करके हम महिला शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं। नंबर 2, बालिकाओं की शिक्षा में अवरोधन की समस्या। नंबर 2, बालिकाओं की शिक्षा में अवरोधन की समस्या है। सेकंड पॉइंट नंबर है बालिकाओं की शिक्षा में अवरोधन की समस्या है। बालिकाओं की शिक्षा में तो
हम डाटा के आधार पर, हमने बहुत सारे सर्वे देखे हैं, उस डाटा के आधार पर हम कह सकते हैं या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बालकों की तुलना में बालिकाएं या तो शिक्षा प्राप्त ही नहीं कर पाती अथवा उनकी शिक्षा बीच में रुक जाती है और अभिभावकों का संकुचित दृष्टिकोण कि क्या करेगी लड़की पढ़ करके, वर्तमान विद्यालयों का दूषित वातावरण या इसका प्रमुख कारण हो सकता है। और इसके अतिरिक्त प्राचीन परंपराओं में निष्ठा, अंधविश्वास, छात्राओं की शिक्षा के प्रति दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, यातायात की अपर्याप्त साधनों की आदि समस्याएं हैं जो इस क्षेत्र में निश्चित है। बालिकाओं की शिक्षा में अवरोध की इस समस्या के निराकरण हेतु बहुत सारे उपाय भी हो सकते हैं। क्या उपाय हो सकते हैं? अवरोधन के उपाय। अवरोधन के उपाय क्या हो सकते हैं कि देखो भी, हम अगर बालिका शिक्षा को बढ़ाना है तो माता पिता के अंदर भी उनमें रुचि जागृत करनी होगी। जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं, उसके कारणों को जानना होगा। कारणों को जान करके ही हम उनके उपचार कर सकते हैं। छात्राओं की शिक्षा के प्रति अब अभिभावकों का जो दृष्टिकोण है उसमें हमें बदलाव लाना होगा, उनमें उदारता लानी होगी कि आप कहाँ समस्या आ रही है, हम आपकी समस्या का निराकरण करेंगे। और दूसरा कि छात्राओं की यातायात एवं विद्यालय अध्ययन में जो उनकी सुरक्षा में दिक्कत आती है उनकी व्यवस्था बनाने में सहयोग करना। तो नंबर 1 अभिभावकों का दृष्टिकोण, नंबर 1 अभिभावकों का दृष्टिकोण में बदलाव। अभिभावक सोचते हैं कि हमारी जो लड़की है और कल हमें को जैसी बालिक होगी और उसकी शादी करने में अगले कर जाना है, हमें इससे शिक्षा से क्या मतलब है, हम शिक्षा करवा के क्या करेंगे इसका। तो ऐसे दृष्टिकोण को बदलाव करके नहीं, आपकी बेटी अगर पढ़ेगी तो वो 2 परिवार पढ़ाएगी, एक तो आपको बड़ा शिक्षित होगा और दूसरा आगे जिस घर में जाएगी वहाँ पे वो शिक्षा की रौनक बढ़ाएगी और वो भी परिवार सुरक्षित और क्या कहते हैं शिक्षित करेंगी, जिससे उनके दोनों तरफ सुधार होंगे। और इस नजरिए को चेंज करवाना। अगर दूसरा कि बालिका को विद्यालय में जाने में यातायात साधन है, यातायात के साधन छात्रों में जाने में बच्चे को विद्यालय में दिक्कत आती है, तो उसमें ऐसा सिस्टम हो कि विद्यालय समय है उसके अनुसार अगर वो बच्चे दूर हैं, विद्यालय दूर है घर से, तो उन बच्चों को साधन की सुविधा ऐसे सिस्टम से हो कि जो वो बच्चे विद्यालय जाना चाहे, जैसे टाइम होता है सिस्टम का, तो उस सिस्टम के आधार पर बच्चों को यातायात की सुविधा मिले और वो विद्यालय में सुरक्षित पहुँच जाए। और जैसे ही उनका विद्यालय का टाइम पूरा हो, उस सिस्टम के आधार पर एक ऐसा समय जिसमें बस आने की सिस्टम हो कि वो अपने घर में सुरक्षित वापस आ सके। तो अभिभावक भी इस दृष्टि से सहमत हो जाए कि हाँ, बच्चों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं रास्ते में दिक्कत नहीं है, तो वो अगर संतुष्ट होंगे तो अपनी लड़कियों को विद्यालय में भेजना पसंद करेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी बच्चों को लड़कियों को सुविधा मिल पाती है, नहीं मिल पाती है। जिनको नहीं मिल पाती है उनको ये सुविधा देने के लिए हमें एक अपने सिस्टम में बदलाव करना होगा। नंबर 2, शैक्षिक निर्देशन की व्यवस्था की जाए। शैक्षिक निर्देशन की व्यवस्था, शैक्षिक निर्देशन की व्यवस्था करना चाहिए भी। हाँ, हमें कौन कौन सी सिस्टम में कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, अगर हम क्या कर सकते हैं, ऐसे के लिए क्या स्कोप हो सकते हैं, ऐसी गाइडेंस होंगी बच्चों के पास और वो उसी से हम बच्चे का मनोबल, उसके अंदर भाव ऐसे कि हाँ बच्चा में रुचि आएगी पढ़ने में, पढ़ लिख अच्छे सिस्टम में आगे बढ़ेगा। दूसरा कि छात्राओं के लिए पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जाए,
पाठ्यक्रम का बदलाव, पाठ्यक्रम में चेंजिंग, बदलाव। बदलाव कैसा बदलाव? बदलाव ऐसा कि वर्तमान समय की मांग के आधार पर और बालिकाओं की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसे हमें पाठ्यक्रम में चेंजिंग करनी चाहिए जो एक लड़कियों की शिक्षा में आगे बढ़ाने में सहयोग करे और उनमें लड़कियों की रुचि पैदा हो और वो ताकि आगे अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाए। और बालिकाओं के पृथक विद्यालयों की संख्या में अपेक्षित वृद्धि हो। विद्यालय की संख्या में अपेक्षित वृद्धि। अपेक्षित वृद्धि और कौन सी? विद्यालय की जो बालिकाओं के लिए है, बालिकाओं के जो बालिकाओं के विद्यालय है उनकी संख्या में अपेक्षित बढ़ती होनी चाहिए बच्चों की संख्या के आधार पर। और ज़्यादा ताकि लड़कियों के लिए अलग से होगी व्यवस्था तो घर वाले सुरक्षित माने उसके माँ बाप कि हमारी बच्चे लड़कियों को स्कूल में जाए और जाने में कोई दिक्कत नहीं, और पढ़ने में दिक्कत नहीं है, तो वो अपने बच्चों को ये अगर संतुष्ट होंगे तो उनका संतुष्ट करेंगे तो वो बच्चे अपने लड़कियों के विद्यालय में भेजना पसंद करेंगे। और अगला हम पॉइंट उठा सकते हैं रूढ़िवादिता की समस्या। तीसरा पॉइंट हमारे पास आ सकता है रूढ़िवादिता। रूढ़िवादी विचार या रूढ़िवादिता या रूढ़िवादी विचार। रूढ़िवादिता रूढ़िवादिता की समस्या, ये भी इसका हमें पॉइंट दे सकते हैं। रूढ़िवादी विचार भी कर सकते हैं या रूढ़िवादिता की समस्या, ये भी हम यहाँ पे पॉइंट दे सकते हैं। अब हमारे पास बात आती है कि रूढ़िवादिता की समस्या क्या क्या हो सकती है, कैसे हम उसका निराकरण कर सकते हैं। पश्चिमी सभ्यता जो आजकल टीवी पर फोन माध्यम से देख पा रहे हैं, उसके परिणाम स्वरूप भारतीय समाज सुधारकों के द्वारा भी जागरण आंदोलन के परिणाम स्वरूप नई शिक्षा संबंध में यदि अनेक सार्थक प्रयास किए गए हैं, परंतु फिर भी वांछित सीमा तक, एक चाहेगी सीमा तक इस दिशा में प्रगति नहीं हो सकी है। पर्दा प्रथा आज भी चल रही है, पुराने समय में चलती आ रही थी, पर्दा प्रथा आज भी है, पर अब समय समय में थोड़ा सा चेंजिंग आ रही है इसमें, और अब पर्दा प्रथा कम होने जा रही है धीरे धीरे। अल्पायु में बालिकाओं का विवाह है, अल्पायु यानी कि नाबालिग, बालिग नहीं है बच्चे, फिर भी उसकी शादी कर दी जाती है। तो वो कुछ समय में पहले ऐसा था कि वो अपनी बच्चियों को ऐसे दृष्टिकोण से कि कल को बालिग होगी तब हम शादी करेंगे, तो हो सकता है कोई गलत बात हो, तो वो अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए उस समय में, जब पुराने समय में ये बाल विवाह चला था, तो जब बाल विवाह चला था उस समय की बात अलग होती थी और उस दृष्टिकोण में बदलाव था। और आज के दृष्टिकोण से बदलाव है कि आज हमें स्वास्थ्य, शिक्षा सभी को ध्यान में रखते हुए बालिका की जो निर्धारित आयु है वो शादी करने की वो है 18 वर्ष, और लड़की के लिए जो मेल है उसके लिए 21 वर्ष है। और इसमें क्या है कि लड़की की शिक्षा पूरी हो और वो अपने शरीर को सही तरह से विकसित कर ले और कल को बच्चों का पालने पोषने का जिम्मेवारी वो सही तरीके से संभाल सके, इसलिए कम से कम उसकी 18 साल आयु होना आवश्यक है। और लड़की के लिए 21 साल, क्योंकि 21 साल तक वो पढ़ाई कर ले, उसके बाद अपने पैरों पर खुद खड़ा हो जाए, घर वालों पर दूसरों पर आश्रित ना रहे और अपने घर का पूरा पालन पोषण कर सके। इसके लिए लड़कों के लिए 21 और लड़कियों के लिए 18 साल रखी गई थी। आज कैसे चल रहा है, अभी कानून में संशोधन की प्रक्रिया शायद चल रही है कि आने वाले समय में लड़के की भी जो बालिग होने की अवस्था है वो 21 होगी और लड़के के लिए भी 21 होगी।
भविष्य में चल रही है। इसमें जो मनोवैज्ञानिक है, शिक्षा मनोवैज्ञानिक है, वो ये और कानूनविद है, वो भी ये सोच दे रहे हैं कि जब अगर लड़की 21 साल की होगी तब शादी करेंगे, तो इसके पीछे तर्क है कि वो बच्चे अपनी पूरी शिक्षा पीजी की, डिग्री की वो कर ले, तो उसके बाद में वो अपने आप में शिक्षा को पूरी उसकी जो सिस्टम वो पूरा हो जाए, ताकि शिक्षा जब पूरी हो गई तो फिर वो उसको एक ही काम रहेगा कि कोई जॉब कर ले और परिवार को संभाल ले। अगर ये तो 2-3 समस्या है उसके पास, न तो पढ़ाई हो पाएगी, न ही कोई जॉब कर पाएगी और न ही घर को अच्छे से संभाल पाएगी। इसलिए उसकी आयु अब 21 करने की सोच रही है शिक्षा, और अगर 21 होगी तो मैं इसका समर्थन करता हूँ कि 21 होने पर बच्चे अच्छे से अपने पूरी पढ़ाइयाँ, डिग्रियाँ सारी चीज़ कर लेंगे। यादव पोस्ट में समय लगता है, जब पूरी डिग्री हम पढ़ाई करेंगे तो समय तो लगेगा ही। जब पूरी डिग्री पढ़ाई अच्छी होगी अपने पास तो बच्चे हर क्षेत्र में आगे कामयाब होगी। कोई भी प्रकार की वैकेंसी बड़े अधिकारी लेवल की हो तो बड़ी तैयारी कर सकेगी, और किसी बात में शादी होगी तो अपने बच्चों को अच्छे से मेंटेन कर सकेगी, और इसी तरह लड़कों की भी। तो लड़का और लड़की अगर समान माने गए हैं तो आयु में भी समान होना चाहिए, लड़के और लड़की की आयु समान होना चाहिए। समानता का आधार है तो उसकी भी 21 साल होनी चाहिए। पर समय, परिस्थिति, सारा सिस्टम आप देख पा रहे हो पीछे से चल रहा है, आगे चल रहा है, आगे आने वाले समय में सुधार होगा। अब बात आती है नारियों के घर की चारदीवारी में रखने का भावना। नारियों को एक रूढ़िवादी हमारे विचार है कि नारी को जो घर की चारदीवारी के लिए रखना, चारदीवारी की बात देता है, चारदीवारी की देता है कि वो अपने घर की चारदीवारी उसके अंदर ही रहेगी, उसे कहीं बाहर नहीं निकलना। नहीं निकलना तो पुरुष कमा कर ला के देगा, उससे घर से बाहर कदम नहीं रखने देना, तो वो घर ही के अंदर ही रहेगी। उसके अंदर ये है कि वो घर का ही काम देखेगी, रसोई का देखेगी, घर का जो काम करना है, स्त्रियों के जो काम है। अरे स्त्रियों के काम बांटे किसने है? तो स्त्री और पुरुष अगर बराबर है तो काम करने का भी अधिकार बराबर है। जो स्त्री काम करे वो पुरुष कर सकते हैं, पुरुष काम करे वो स्त्री कर सकती है। तो ये घर की चारदीवारी की जो बात है उसे कम करना चाहिए। स्त्रियाँ आगे बढ़ेगी, स्त्रियाँ तो यही काम होगा, इस प्रकार वो मानव को बराबर करना सकता अगर काम कर सकेंगे। अगर ऐसी बात होती है, रानी लक्ष्मीबाई है, काली है, और बहुत सारी नारियाँ हैं, और ऐसे ही हम अगर बात करें देश की प्रधानमंत्री रही है इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति रही है, अगर वो ऐसे बंदी होती तो इस सिस्टम में कैसे पहुँच पाती? तो हम उनको मौका देंगे स्त्रियों को आगे बढ़ने का, तो बिल्कुल आगे आएंगे। इसके लिए नंबर 1 रूढ़िवादी विचारों से हमें इसको दूर करना होगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से, अगर वो शिक्षित नहीं है बच्चियाँ तो शिक्षित किया जा सकता है, और नारी शिक्षा में जागरूकता पैदा की जा सकती है। किसके द्वारा? इसके उपाय क्या है? उपाय जो सुझाव है हम कह सकते हैं, उपाय हो सकते हैं कि प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था, प्रौढ़ शिक्षा व्यवस्था होगी तो बच्चों को वहाँ पे जो स्कूल समय पर नहीं जा पाए, जिसकी आयु ज़्यादा हो गई, स्कूल में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, तो उनको घर पे पढ़ाने की व्यवस्था। और दूसरा, अशिक्षित भारतीयों के दृष्टिकोण में बदलाव। जो अशिक्षित है, ऐसे लोग जो रूढ़िवादी विचार रखते हैं, उनके अंदर हमें ऐसे नई सोच पैदा करनी होगी, और हमें उन्हें बताना होगा, जागरूक करना होगा। और पुरुष द्वारा नारी के प्रति अपनाई गई दमनात्मक प्रवृत्ति का विरोध। जो दमनात्मक प्रवृत्ति है, दमनात्मक प्रवृत्ति का विरोध, पुरुषों द्वारा महिलाओं पर अपने अत्याचार किए जाने, दमन तरीके से रखते हैं, दबा के रखते हैं, और ऐसे जो दमनकारी प्रवृत्तियां हैं उनका विरोध होना चाहिए। और व्याख्यान आदि के द्वारा रूढ़िवाद को समाप्त करने का प्रयास हमें समय मान लो जो भी मोहल्ला है और जो भी समाज क्षेत्र हैं, हम जहाँ भी जाते हैं, जो शिक्षित वर्ग लोग हैं, उन्हें महिला शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए, और बाल विवाह आदि कुरीतियों का विरोध करके और एक ऐसा सिस्टम तैयार करना चाहिए कि 18 और 21 साल की जो चल रही है सिस्टम में, सरकारी सिस्टम में हमारे संवैधानिक
तौर पर जो मान्यता है लड़की 18 साल, लड़की 18 साल हो रही है, तो अगर 18 साल के लोग उसको शादी कर रहे हैं तो ये तो भविष्य की बात है, आगे आने वाले समय में। तो हो सकता है कानून नहीं बना, इसमें राय चल रही है, चर्चा चल रही है कि लड़कियों की आयु 21 साल हो तब उसकी शादी हो, लड़के 21 की। और नारी मुक्ति आंदोलन को पसंद करना, नारी मुक्ति आंदोलन, नारी को मुक्त करना यानी बंधनों से मुक्त करना, जो इस पर बाध्यताएं रूढ़िताएं रखी जा रही है उनको बंधनों से मुक्त करना। एक है, अगला पॉइंट है चौथा, योग्य अध्यापिकाओं का अभाव, योग्य अध्यापिकाओं का अभाव, योग्य अध्यापिकाओं का अभाव होगा ही, जब अगर नारी शिक्षा ही नहीं दी है तो अध्यापिका आएंगी कहाँ से? थोड़ी बहुत होती हैं जो थोड़े आगे चलती जा रही है, कुछ लोग रुचि होती है उनमें, अगर वो भी अपने नारी है, वो नारी के प्रति ये सोच के चले कि हमें तो नारियों का बहुत ज़्यादा करना है, तब जाके हम बराबर आएंगे इंसानों में, जो भी हम पुरुषों में कहें बराबर हो जाएंगे। तो नारी को भी एक नारी का सहयोग करना चाहिए, उसे भी इस सिस्टम में आगे बढ़ाना चाहिए। स्वतंत्रता आज देखो काफ़ी समय बीत चुका है, उसके बाद भी इसमें हमें अपेक्षित जो भर्ती होनी चाहिए वो नहीं कर पाए हैं, और छात्राओं के लिए पर्याप्त संख्या में विद्यालय भी नहीं खुल रहे हैं, खुले हैं पर कम खुले हैं और होने चाहिए। और इसके साथ साथ प्रशिक्षित व योग्य अध्यापिकाओं की व्यवस्था भी होनी चाहिए। आज की कदम है वो अच्छे चल रहे हैं मौके पे वर्तमान में कि यहाँ अध्यापिकाओं की शिक्षा में बढ़ावा आ गया है। अब आज हम देख पा रहे हैं कि लड़के के बराबर ही संख्या में लड़कियाँ का बड़ी, जैसे BEd है, BSc इसमें दाखिला होना है तो वो भी बराबर हो रहा है, और लड़कों की पढ़ाई के साथ जो स्कूली शिक्षा है उसमें भी लड़कियों की संख्या बढ़ रही है। हम देख रहे हैं ये बदलाव तो आ रहा है, तो समय तो लगा ही है और भी हमें इसे बनाए रखना है। अगला है सरकार द्वारा नारी शिक्षा की अपेक्षा, 500 है, सरकार द्वारा नारी शिक्षा की 2200 अपेक्षा। तो सरकार ने भी ऐसी नीतियां बनाई है, बना करके जो सुझाव लिए गए हैं परिवर्तन हेतु, वो सारे पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं हो पा रहे, हकीकत रातों में क्रियान्वित नहीं हो पा रहे, और उसका जो क्रियान्वित करने का वो तो दायित्व है राज्य सरकारों का, क्योंकि शिक्षा है उस पर ये समवर्ती विषय है शिक्षा, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाती है, और राज्य अपने सिस्टम से उसे आगे बढ़ाता है, पूरी देखरेख करता है, और उसकी सारा कंट्रोलिंग पावर है वो केंद्र सरकार के पास होती है। तो राज्य सरकार को भी शिक्षा में आगे कदम उठाने अपेक्षित उठाने चाहिए, और हम कहें कि सरकार इस संबंध में आवश्यक प्रयास नहीं कर रही जितने होने चाहिए। अतः सरकारी स्तर पर इस संबंध में प्रयास होने चाहिए, और छात्राओं के लिए भी विद्यालय छात्रवृत्तियों की व्यवस्था, पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित अध्यापकों की जो अध्यापिका है उनकी व्यवस्था होनी चाहिए, यात्रा सुविधा सुरक्षा होनी चाहिए, और ऐसे प्रकार से हमें ऐसी जागृति पैदा करके इस शिक्षा में आगे महिलाओं को बढ़ाया जा सकता है। अब है निर्धनता तथा अविकसित दशा। निर्धनता, निर्धनता एक ऐसा पहलू है वो भी भारतीय शिक्षा को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है। सरकार अपनी तरफ से सहयोग कर रही है, फिर भी कहीं ना कहीं वो आगे आ रहा है। हर समय उसके पास यातायात के लिए, साधनों के लिए पैसे नहीं होते हैं, किताबें के लिए भी नहीं होते हैं, या अगर वो चीज़ कर लेते हैं तो फीस नहीं जुटा पा रहे हैं। इस प्रकार से निर्धनता दिक्कत तो करती ही है। अगर इसमें पूरी सरकार को शिक्षा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करनी चाहिए कि बच्चे की आने जाने की सुविधा से लेकर के सब चीज़ की सुविधा, पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, सब चीज़ सरकार को देना चाहिए। इसके बाद में सरकार को उनको सेवा लेकर के उसकी पूर्ति करनी चाहिए, उसके बदले में उसे सरकार काम में ले। जब उसकी शिक्षा पूरी हो जाए तो उसका काम दिया जाए, साथ में उसको रोजगार मिलेगा और सरकार उसकी लागत बाद में अपनी वसूल ले, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। और सहज शिक्षा की समस्या,
सह शिक्षा, सह शिक्षा, लड़कियों लड़कियों के साथ शिक्षा। तो सह शिक्षा में भी अभिभावक के लिए जो शिक्षा देना है वो समुचित समझते हैं। इस तरह पर सह शिक्षा के संबंध में अनेक समस्याएं भी आ रही है कि छात्रों की आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और छात्र और छात्राओं के लिए पृथक विद्यालयों का निर्माण किए हैं और किए जा रहे हैं और दोनों के लिए सह शिक्षा भिन्न भिन्न पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाए। लड़कियों की अलग शिक्षा व्यवस्था है, लड़कों की अलग शिक्षा व्यवस्था, इस प्रकार से। और छात्रों की अपेक्षा अधिक परिश्रम करती हैं जिससे उन्हें शीघ्र ही थकान अनुभव होती है। अगला पॉइंट आता है छात्राओं का दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। छात्राओं का दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। भारत में विद्यालयों का जो पाठ्यक्रम है वो दोषपूर्ण है। इसके अंदर छात्राओं को प्राय वे ही विषय पढ़ने पड़ते हैं जो छात्रों के लिए निर्धारित है। उपयोगिता के आधार पर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो ये अनुचित है। इसमें छात्राओं के भविष्य का अंधकार में बनाया जा रहा है और इस पर डॉक्टर S.N. मुखर्जी के शब्दों में बताया है कि वर्तमान भारत में लड़कियों की शिक्षा लड़कों को दी जाने वाली शिक्षा की प्रतिलिपि मात्र है। वस्तुतः लड़कों के पाठ्यक्रम के अतिरिक्त लड़कियों को अन्य प्रकार की भी शिक्षा देने की कोई व्यवस्था नहीं है। और इसमें हम बात करेंगे आगे कि कन्या विद्यालयों के अभाव की समस्या। कन्या विद्यालयों की लड़कियों के लिए अलग से विद्यालयों की व्यवस्था। कन्या विद्यालय का अभाव, कन्या विद्यालय का अभाव। तो नारी शिक्षा में कमी का एक अन्य कारण कन्या विद्यालयों के अभाव है। कन्या विद्यालय केवल नगरों में ही है, गांव में बहुत कम मिलते हैं, वो कहीं कहीं होते होंगे। और कन्या विद्यालयों के अभाव में नारी शिक्षा की प्रगति करना असंभव है। और इस समस्या के निराकरण हेतु प्रशासन द्वारा कन्या विद्यालयों महाविद्यालयों की संख्या बढ़ानी चाहिए और राज्य प्रशासन द्वारा स्त्री शिक्षा के हेतु जो प्रसार हेतु विशेष उसको बनाया जाए और प्राइवेट